हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आयुब, आप सब अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कानपुर वाला व्लॉग्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, किस टाइप से इसके फॉर्म आते हैं एंड क्या क्या प्रोसीजर होता है, टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है, मतलब सारा कंप्लीट, मतलब स्टार्टिंग से लेके, मतलब जिसे एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, और एंड तक कि क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आज हम एसएससी सीजीएल की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। और मैं ये बातें इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इस साल मैंने एसएससी सीजीएल 2018 में फाइनल रिजल्ट कंप्लीट किया, तो मतलब मेरा उसमें हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है इस फील्ड में, तो अगर मेरे पास नॉलेज है तो आपके साथ शेयर करना बनता है। तो बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एसएससी है क्या। देखो दोस्तों, एसएससी का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या फिर हिंदी में अगर बोले तो कर्मचारी चयन आयोग। यूपीएससी के बाद सेकंड नंबर पे एसएससी आता है। जैसे यूपीएससी, आप लोग सब जानते हैं यूपीएससी के बारे में, तो जैसे यूपीएससी वैकेंसीज निकालता है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए, सेम एसएससी भी क्या करता है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया एसएससी का। तो फुल फॉर्म आपको बता दिया एंड आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग गया कि एसएससी काम क्या करता है। एसएससी काफ़ी सारे फॉर्म्स निकालता है, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, स्टैडो हो गया। ठीक है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल है क्या? अगर सीजीएल के फुल फॉर्म की बात करें तो वो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक, मतलब एक चीज़ को यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी कि सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम लेता है। ठीक है, ग्रेजुएट जब आप हो जाते हो उसके बाद ही आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हो। एंड ये करता है क्या, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है हमारे साथ। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हो गया एसएससी सीजीएल क्या है। एसएससी सीजीएल में अगर 2018 की बात करें तो टोटल 33 पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई किया गया था। ठीक, और वैकेंसी की बात करें तो लगभग 11,000 के आसपास वैकेंसी थी। मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि एसएससी सीजीएल हर साल फॉर्म निकालता है एंड 8 से 10,000 की बीच वैकेंसी हर साल निकलती है और उन 8 से 10,000 वैकेंसी के लिए फाइट होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन ये फॉर्म को भर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर सबसे पहले हम एज की बात करें तो सीजीएल में कुछ पोस्ट की एज 18 से 27 के बीच में है, 18 टू 27, कुछ पोस्ट की 20 से 27 और कुछ पोस्ट की 30 तक भी जाती है। और एक पोस्ट है जेएसयू की, उसका मैक्सिमम लिमिट अगर बात करें तो 32 ईयर्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर एज की बात, अगर रिलैक्सेशन की बात करें, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का रिलैक्स मिलेगा एंड अगर एससी एसटी है तो आपको 5 साल का। मतलब अगर आप ओबीसी में आते हैं तो जिस पोस्ट पे 27 है आप 30 तक उस फॉर्म को भर सकते हो, और जिस पोस्ट पे 30 है उसका 33 तक। सेम एससी एसटी का अगर 27 तक है तो आप 32 तक भर सकते हो, अगर 30 तक है तो 35 तक। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं एज भी कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ, किस पोस्ट पे कितनी एज मांगी गई है जब एसएससी अपना नोटिफिकेशन निकालता है। जैसे भी 2020 का एग्जाम होने वाला है तो देन इसका भी नोटिफिकेशन आया होगा। ठीक, तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ लिख रखा होगा, हर पोस्ट के आगे लिखा होगा कि इस पोस्ट पे कितनी एज लिमिट मांगी गई है, 18 से 27 की 20 से 27, जो भी होगा उसमें बाकायदा लिखा होगा, वहाँ से आप पूरा देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं ट्राई ये काम करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2020 का नोटिफिकेशन पूरा डाल दो, तो अगर आपको कुछ भी डाउट आपके छूट जाते हैं तो वहाँ से आप पूरी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया एज का कि एलिजिबिलिटी। अब पढ़ाई में बात करते हैं। देखो, एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितना परसेंट हो, आप बस सिर्फ 33% से आप पास होने चाहिए एंड नथिंग, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसे कोई भी भर सकता है, बस वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से सब्जेक्ट लिए थे। ठीक है, एंड परसेंटेज आपका क्या था उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, आप बीटेक किए हो, बीसीए किए हो, बीबीए किए हो, बीकॉम किए हो, बीएससी बीए कुछ भी किए हो। ठीक है, एंड किसी भी ऑल इंडिया किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी की बात होगी कि एज क्या मैंने बता दिया एंड ये भी बता दिया कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फीस की कि इस एग्ज़ाम में फ़ीस कितनी लगती है। देखो दोस्तों, फीस का सीन कुछ ऐसा है कि अगर हम बॉयज़ की बात करें तो जो जनरल के बॉयज़ हैं उनके लिए 100 रुपये एंड ओबीसी के बॉयज़ हैं उनके लिए 100 रुपये, बाकी सबके लिए ये एग्ज़ाम फ्री है। जैसे अगर फीमेल्स कैंडिडेट की बात करूँ तो सारी लड़कियों के लिए, सारी गर्ल्स के लिए एग्ज़ाम ये फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एससी एसटी के लिए भी, मेल फीमेल दोनों के लिए फ्री है। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मात्र 100 रुपये एग्ज़ाम की फ़ीस है एंड 100 रुपये देखिए आप फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ठीक, तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस हिसाब से हमसे एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम 4 टीयर में डिवाइड किया गया, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीयर 1 की बात करते हैं। तो वो टीयर 1 को हम लोग कहते हैं प्री का एग्ज़ाम। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में होता क्या है, हमारे सामने 4 सब्जेक्ट होते हैं,
25 क्वेश्चन की रीजनिंग आती है, 25 क्वेश्चन की इंग्लिश आती है, 25 क्वेश्चन की मैथ आती है एंड 25 क्वेश्चन की जीएस आती है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं और टाइम होता है 60 मिनट का। मतलब 100 क्वेश्चन 60 मिनट और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 200 नंबर का पेपर आता है। एंड अगर इसमें माइनस मार्किंग की बात की जाए तो क्वेश्चन बाय 4 होता है, मतलब 0.5 का माइनस मार्किंग होता है। मोटा मोटा आप इतना समझ लीजिए, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए देन एक क्वेश्चन का मार्क आपका कट जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये होता है प्री का सिलेबस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, बच्चा हमने देखा बहुत कंफ्यूज रहता है कि प्री का सिलेबस क्या है एंड मेंस का सिलेबस क्या है। देखो दोस्तों, ये तो अभी फिलहाल पैटर्न बता रहे हैं यार, लेकिन सिलेबस की बात करें, ठीक है, तो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन मैं नीचे डाल दूंगा, उसमें दिखाई पड़ जाएगा कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके अंदर आप नोटिफिकेशन खोलोगे, वहाँ बाकायदा लिखा हुआ। एक चीज़ और, प्री का या मेंस का सिलेबस कभी अलग अलग नहीं होता, वो सिलेबस हमेशा सेम रहता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि प्री के लिए आपने कुछ और पढ़ाई की है एंड मेंस के लिए कुछ और पढ़ी है। ऐसा लोग मिथ है कि प्री में आसान सवाल आते हैं एंड मेंस में टफ सवाल आते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब भी आप तैयारी शुरू करो तो हमेशा प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि अभी प्री की तैयारी कर लेते हैं कुछ टाइम बाद हम मेंस की करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो प्री की अगर बात करें तो सब कुछ बता दिया कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, 25-25 चारों में क्वेश्चन, 50-50 नंबर के। ठीक है, और 1/4 की निगेटिव होता है। क्लियर है यहाँ तक? जब आप प्री पास कर लोगे, देखो प्री पास करने के लिए करना क्या होता है, होता ऐसा है, लगभग अगर हम 2018 की बात करें, लगभग 25 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था CGL 2018 का एंड 8.5 लाख के आसपास एग्जाम देने गए थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी कम देने जाते हैं एग्जाम। तो 8.5 लाख के आसपास एग्जाम देने गए थे। और होता क्या है कि जब आप एग्ज़ाम दोगे तो प्री में कुछ बच्चे छाटेंगे। तो स्टार्टिंग में 1.5 लाख बच्चे प्री क्वालिफाई किए थे। आप सोच रहे हो कि इतने सारे बच्चे एग्जाम देने गए एंड प्री का कट ऑफ आता है, जो जैसे 2018 की अगर बात करें तो 137 आया था आउट ऑफ 200। ठीक है, तो 137 कट ऑफ आया था। ये वो बच्चे थे जो 137 से जिनके ज़्यादा नंबर थे एंड जिसके 137 से ज़्यादा नंबर होंगे उन बच्चों को वो प्री क्वालिफाई कर देंगे, बाकी बच्चों को खत्म, वहीं से उनका ये एग्ज़ाम खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप प्री पास कर लोगे फिर आपका टियर 2 होगा। टियर 2 जिसे हम लोग मेंस बोलते हैं, यही सबसे टफ लड़ाई होती है, क्योंकि देखो प्री होता है 200 नंबर का एंड मेंस होता है 400 नंबर का। ठीक है, मेंस में क्या आता है, मेंस में मैथ आता है एंड इंग्लिश आता है। ठीक है, इसके अलावा 2 अलग पेपर भी होते हैं, लेकिन वो स्पेशल पोस्ट के होते हैं, तो उनकी बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे। हम फिलहाल उन पोस्टों की बात करेंगे जो सबके लिए कॉमन है, जिनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए स्पेशल। ठीक है, हमें सिर्फ मैथ या इंग्लिश की बात करनी है मेंस में। तो अगर मैथ की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के, और अगर इंग्लिश की बात करें तो 200 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। टोटल मेंस होता है हमारा 400 नंबर का। तो आप यहाँ समझ रहे हो, प्री होता है 200 नंबर का, मेंस होता है 400 नंबर का। अगर नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो मैथ में नेगेटिव वही सेम 0.5 का होता है। ठीक है, क्वेश्चन बाय 4। एंड अगर इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इंग्लिश में 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो 0.25 का होता है। नेगेटिव सब में सेम रहता है 1/4 का ही। ठीक है, क्लियर चीज़ यहाँ से? तो सारी लड़ाई जो होती है वो मेंस की होती है। आपका प्री में अगर थोड़ा सा डाउन स्कोर भी है, लेकिन अगर आपने मेंस में अच्छा फाइट मारा है तो देन आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है, क्योंकि मेंस ही सब कुछ। सोच के देखिए, एक एग्जाम जिसका टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो 700 है एंड 700 जो मेंस है वो अकेला 400 नंबर के बराबर है। तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा तो मेंस कवर कर रहा है। तो मेंस में अगर जिसने अच्छा स्कोर कर लिया देन कहीं ना कहीं वो काफ़ी आगे लीड कर जाता है। ठीक है, तो होता क्या है फिर, जब आप मेंस पास कर लोगे फिर मेंस का कट ऑफ कुछ आएगा। अच्छा एक चीज़ और, मेंस का जब कट ऑफ आता है तो ये प्री और मेंस मिला के दोनों आता है। ऐसा नहीं होता प्री को छोड़ देंगे, प्री में जो भी आपके मार्क्स होंगे कहीं ना कहीं उसे भी ऐड किया जाएगा मेंस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जितना अच्छा आप प्री में स्कोर कर लोगे, जैसे कट ऑफ 137 गया एंड जितना आप कट ऑफ से ऊपर स्कोर कर ले जाओगे उतना अच्छा ये होगा कि आप लीड कर लोगे कहीं ना, क्योंकि वो मार्क्स बाद में जोड़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो मेंस का ये होगा कि प्री और मेंस दोनों का कट ऑफ, दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे एंड देन कट ऑफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या नाम बोलते हैं, फिर कुछ बच्चे बाहर किए जाएंगे एंड मेंस का कट ऑफ आएगा। जो बच्चे मेंस पास कर लेंगे वो टियर 3 देने जाएंगे, जो होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव होता है 100 नंबर का एंड देन थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि मेन लड़ाई होती है मेंस तक की। मेंस तक जिसने अच्छा स्कोर कर लिया तो उसे पता होता है कि कहीं ना कहीं अब उसका जॉब लगने वाला है। ठीक है, और ज़्यादातर जान जाते हैं, क्योंकि स्कोर हाँ जो फंसा है मार्क्स के आसपास उसकी बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर को आइडिया लग जाता है कि अब मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं, जिसके नंबर अच्छे होते हैं सिर्फ वो। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की। तो डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का होता है एंड 50 नंबर का उसमें लेटर एंड 50 नंबर का ऐसे आता है। ठीक, तो ये 100 नंबर होता है और इसमें क्या होता है, ये पेन और पेपर मोड पे होता है। एक कॉपी आपको दी जाएगी वहाँ पे एंड आपको ऐसे लिखना होता है। एसी की वर्ड लिमिट होती है 20 क्या बोल रहा हूँ मैं, एसी की वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड्स एंड लेटर की होती है 150 वर्ड्स। ठीक है, एंड इसमें 10% ऊपर नीचे आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर आप करते हो 10% से ज़्यादा तो वो वर्ड्स आपके काउंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो
250 एंड 150 ये सीन होता है। और इसमें कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा लक बेस भी होता है, क्योंकि एग्जामिनर के मूड पे ऊपर कभी थोड़ा बहुत तो 10% फ़र्क मेरे हिसाब से पड़ता है, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि कभी कभी बच्चा काफ़ी मेहनत करता है लेकिन स्कोर कम रह जाता है एग्जाम में उसका, एंड कोई नॉर्मली दे आता है तब भी वो 60-65 ले आता है। ठीक है, तो इसे आप एवरेज मान के चलिएगा कि एवरेज स्कोर आप 60 के आसपास ले आओगे, एंड ज़्यादा इससे उम्मीद मत करना। देखो आप मेहनत करोगे अच्छे नंबर आ जाएंगे, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके भरोसे मत रहना नहीं मैं 80 स्कोर कर दूंगा और तबाही मचा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो टियर 3 आपने दे दिया, एंड फिर टियर 3 देने के बाद फिर से एक कट ऑफ लिस्ट आएगी एंड रिजल्ट आएगा। उसमें क्या होगा, आपका टियर 1, टियर 2, टियर 3 इन सब का फाइनल मार्क्स, इन सब को जोड़ के एक फिर से कट ऑफ बनाया जाएगा फाइनल, एंड जो बच्चे उसे क्रॉस कर लेंगे वो आगे बढ़ जाएंगे टियर 4 के लिए। अच्छा, अब टियर 4 में क्या होता है, देखो एसएससी की कुछ पोस्टों, क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में 33 पोस्ट होती हैं, तो एसएससी की कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग भी मांगा जाता है एंड सीपीटी। तो अगर हम टियर 4 की बात करें तो उसमें 2 टेस्ट होते हैं, एक सीपीटी एंड डेस्ट। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों सबके नहीं होते हैं। जिसका सीपीटी होगा उसका सिर्फ सीपीटी होगा, एंड जिसका डेस्ट होगा उसका सिर्फ डेस्ट होगा। अगर हम सीपीटी की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहली एक्सेल शीट, वो आपसे एक एक्सेल शीट बनवाएंगे, दूसरा एक पावर पॉइंट पे पीपीटी बनवाएंगे, एंड तीसरा 27 की स्पीड से आपको 15 मिनट टाइपिंग करवाई जाएगी। ठीक है, उसमें तो की डिप्रेशन दे रखे होते हैं कि 2000 की डिप्रेशन होने चाहिए 15 मिनट में, लेकिन आप अगर अपनी लैंग्वेज समझे, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है वर्ड्स पर मिनट की, तो 27 की स्पीड चाहिए होती है। अच्छा, एक चीज़ और, अच्छा बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत टेंशन में लेते हैं कि यार मैं पीपीटी कैसे बनाऊंगा या एक्सेल शीट कैसे बनाऊंगा, तो इतना टेंशन वाली बात नहीं होती। अगर आपने 10 दिन या 10 दिन मैक्स 15 दिन कायदे से पढ़ लिया, देन आप सीपीटी बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, ये सभी पोस्टों के लिए नहीं होता, ये कुछ ही पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए होता है, एंड वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा किस किस पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, और इतना टेंशन की जरूरत नहीं है। और हाँ, इसे पास करने के लिए एक नॉर्मल सा मिनिमम कट ऑफ होता है, उसे क्रॉस कर लेंगे, इसके एक ही सिर्फ क्वालिफाई होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। ठीक है, 100 नंबर का आपका एक्सेल होता है, 100 नंबर का पीपीटी होता है, और टोटल 200 और 200 में आपको 120 स्कोर करना होता है पास होने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है डेस्ट की अगर बात करें तो सेम 27 की स्पीड से टाइपिंग, ये सिर्फ 2 पोस्टों के लिए डेस्ट मांगा जाता है। टीए की जो पोस्ट है, एक इनकम टैक्स में, इन एक्साइज डिपार्टमेंट में। ठीक है, सीबीआईसी और सीबीडीटी में, ये आपको सब कुछ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जो नोटिफिकेशन दे रखा है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सीपीटी आसान होता है, डेस्ट आसान होता है। एक चीज़ और, अगर मान लो आपने सीपीटी या डेस्ट छोड़ दिया तो क्या होगा, देखो होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना होगा जिन पोस्ट के लिए सीपीटी या डेस्ट कंपलसरी है वो पोस्ट आपको नहीं मिलेंगी। उसके अलावा जो बची हुई पोस्टें हैं, अगर आप एलिजिबल होंगे उनके लिए आपके मार्क्स उतने होंगे तो देन आपको मिल जाएंगी। अच्छा ठीक, सीपीटी और डेस्ट ये आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, आपको यहाँ ऊपर दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। वो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट चेक करते हैं, ग्रेजुएशन का मार्कशीट चेक करते हैं। हाई स्कूल का चेक करते हैं एज के लिए, एंड ग्रेजुएशन का चेक करते हैं कि आपने एक सही टाइम पे ग्रेजुएट हुए हो कि नहीं हुए हो, जो उन्होंने डेट दी थी उससे पहले ग्रेजुएट हुए हो कि नहीं हुए हो, तो वो चीज़ें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा वो आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भी वहाँ पे देते हैं। वो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म ऐसा होता है कि जिस हिसाब से आप उसे भरोगे, आप सीरियल से भरोगे, नंबर 1 पे आपने कोई पोस्ट डाली, सेकंड नंबर पे कोई पोस्ट डाली, थर्ड नंबर पे कोई पोस्ट डाली, देन जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको वाली पोस्ट दे दी जाएगी। तो एक डाउट ये भी सभी का था कि क्या वो लोग रैंडम पोस्ट देते हैं या हम डिसाइड करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो आपको अपने मार्क्स पहले से पता होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, देन आपको एक आइडिया होगा कि इस पोस्ट का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो आप क्या करोगे, आप सीरियल वाइज भरना चालू करो, जो पोस्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी उसे आप सबसे ऊपर रखोगे, जो कम पसंद होगी उसे नीचे रखोगे। ठीक है, एंड देन जब आपके मार्क्स के हिसाब से जो कट ऑफ बनेगा, वो लोग खुद क्या नाम बोलते हैं, अगर पहली पोस्ट पर चेक करेंगे, आप कट ऑफ से मैच कर रहे हो तो आपको मिल जाएगी पहली पोस्ट। अगर आपकी मान लो मार्क्स उतने नहीं है फिर वो दूसरी पोस्ट चेक करेंगे। ऐसे करके तीसरी चौथी जिस भी पोस्ट पर आपके मार्क्स मैच कर जाएंगे, कट ऑफ से ऊपर होंगे, वो वाली पोस्ट आपको दे दी जाएगी। तो ये पोस्ट मिलने का प्रोसीजर होता है, ये कहीं ना कहीं हम खुद डिसाइड करते हैं, उनके ऊपर नहीं होता है। एंड ये पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म बनना एक काफ़ी चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गलती से हमने, मान लो कोई छोटी पोस्ट है उसे ऊपर डाल दिया, बड़ी पोस्ट को नीचे कर दिया, क्योंकि छोटी पोस्ट के हिसाब से मेरे नंबर थे तो देन हमें छोटी पोस्ट तो पहले मिल गई और हम उसे बाद में चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये काम थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, देन मतलब थोड़ा सा रिस्क रहता है, बहुत ही सोच समझ के इसे भरना चाहिए। ठीक है, तो फिर आपने पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भर दिया, देन उसके बाद अब आएगा फाइनल रिजल्ट, एंड वो फाइनल रिजल्ट आएगा टोटल 700 में से 100 नंबर का 200 नंबर का आपका प्री था, 400 नंबर का मेंस था, एंड 100 नंबर का टियर 3 था। टियर 4 के मार्क्स जुड़ते नहीं है, तो टोटल 700 में से अब आपको एक कट ऑफ दी जाएगी। अगर हम 2018 की बात करें, जो फाइनल कट ऑफ है वो 547 के आसपास है, तो जिसके 700 में से 547 प्लस मार्क्स होंगे उसे एक पोस्ट मिल गई होगी।
ठीक है। ये था एसएससी सीजीएल के ऊपर मेरा कंप्लीट नॉलेज, जो मतलब जितना मुझे पता था एंड जितना भी होता है मेरे हिसाब से आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। एक बार आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, फिर उसके बाद फिर वो आपकी फाइल है आपके डिपार्टमेंट में भेज दी जाएगी एंड देन वो डिपार्टमेंट जितना टाइम लगेगा उस हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वीडियो आपने पूरी देखी होगी एंड वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप अगर चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं एंड मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा फ्यूचर के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो और पढ़ाई करते रहो।